नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। देश का बजट पेश होने वाला है। कई मायनों में ये बजट काफी अलग शक्ल का नजर आ सकता है। कोविड दौर के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कुछ हुआ था तो वो इस देश की अर्थव्यवस्था थी। ऐसे में इस बार मोदी और सीतारमण देश की झोली में क्या देंगे, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। बजट में जीडीपी ग्रोथ रेट 10% आंकी गई थी, लेकिन कोरोना ने सब कुछ धराशायी कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी और महंगाई का दंश झेलते झेलते विपरीत दिशा में जाने लगी। ये बजट कई मायनों में चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। भारत कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी वो थी यहाँ की अर्थव्यवस्था। पहली तिमाही में इसका जीडीपी वृद्धि दर -23.9% रहा। वहीं इसके बाद ये -7.3% रहा। इसके चलते सरकार की कमाई और खर्च में बहुत अंतर देखा गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार वित्त मंत्री के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। सरकार घाटे की उम्मीद कर रही है। ऐसे में एक आम आदमी का बैलेंस शीट जरूर बिगड़ सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कमी होने के कारण से होने वाली सरकार की आय में काफी कमी आई है। ऐसे में सरकार के लिए टैक्स में छूट देना शायद संभव न हो, लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर देखा जा सकता है। इस बार देश को एक ऐसे बजट की जरूरत है जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ। कोरोना की बीमारी से आजादी दिलाने के लिए वैक्सीन का इंतजाम भी करें और महामारी के बुरे असर, लॉकडाउन के दर्द और आर्थिक बदहाली से आजादी पाने का हौसला भी दें। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 10% रखने की उम्मीद थी, लेकिन सारी उम्मीदें कोरोना के आने के साथ ही खाक हो गईं। देश में कईयों की नौकरी गई है, कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है। ऐसे में लोग बचत नहीं कर पाए। इस बजट में कुछ प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद अब लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन संभावना कम ही है। अगर देश की जीडीपी वृद्धि दर 11 से 12% तक आ सकती है तो अगला साल खुशियों भरा हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से देश परेशान है। ऐसे में सेंट्रल एक्साइज को लेकर भी कहीं न कहीं बात हो सकती है। पिछला साल सरकार का कोरोना से जूझने में निकल गया, वहीं आने वाला साल हर जरूरतमंदों को टीका लगाने में निकल जाएगा, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होने की उम्मीद है। कई कारोबार के क्षेत्र में काफी गिरावट देखी गई थी, लेकिन आईटी, रिटेल और एफएमसीजी में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन अभी भी पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र में गिरावट थमी नहीं है। वित्त मंत्री के सामने ये चुनौती है कि कैसे इन सब की मदद की जाए और विकास को पटरी पर भी लाया जाए, खजाने पर बोझ भी न पड़े। रेलवे पर भी पिछले 1 साल में काफी प्रभाव पड़ा। अभी तक रेलवे पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटी है। ऐसे में रेलवे की आय में भारी गिरावट देखी गई। रेलवे को पटरी पर लाना एक चैलेंज है और देश को नई रेल सेवा देना एक सपना भी है। देश का बजट आने वाला है
और जब बजट आने वाला होता है तो तमाम लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि रेल बजट में क्या होगा और किस तरह से आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पिछला 1 साल बीता है, वैसे में हम देखेंगे पूरे देश में ट्रेन सेवा पूरी तरह से बाधित रही थी, बंद रहा था। कुछ विशेष ट्रेनें चलाई गई थी। कहीं ना कहीं रेलवे को भी इस संक्रमण काल में बहुत घाटा हुआ है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि जो बजट होगा वो कैसा होगा। तो रेल बजट में लोगों की तमाम उम्मीदें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाला जो रेल बजट होगा उसमें किसी भी तरह की कोई बड़ी राहत आम नागरिकों को नहीं मिलेगी। नई ट्रेनें मेरे फिलहाल से तो हर गांव या शहर हर जगह चलनी चाहिए, क्योंकि सभी को सुविधा चाहिए। और जैसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे उनका तो अच्छा ही काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अभी मतलब रिसेंट ना हजारीबाग से रांची की लेन जुड़ी हुई नहीं है, तो इट इज़ मच नेसेसरी कि अभी वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं, सिटीजन्स को बहुत हेल्पफुल होगा। इफ़ अगर ऐसा होता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो मतलब अब देखना ये होगा कि रेल बजट में किस तरह से पैसा आएगा। आने का जो रेवेन्यू का जो मामला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम रांची रेलवे स्टेशन में हैं। रांची रेलवे स्टेशन से भी जो है ट्रेनों का जो परिचालन है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। कुछ ट्रेनें चल रही हैं और कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। अब एक सवाल उठता ये है कि जब भी बजट आता है तो ये एक उम्मीद हो जाती है कि क्या रांची रेलवे स्टेशन से भी कुछ नई ट्रेनों का परिचालन होना चाहिए। ऐसे में कई लोगों का ये जरूर मांग रहा है कि रांची से दक्षिण भारत जाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ मुंबई हो, पूना के लिए जो है प्रतिदिन ट्रेनें हो तो बेहतर होगा। और ये तमाम लोग यही चाहते हैं। और यहाँ से आपको राजस्थान जाने के लिए जो है ट्रेनें नहीं हैं, तो कई नई ट्रेनों की जो मांग है वो लगातार आम लोग आवाज़ उठाते हैं, मांग करते हैं। लेकिन जो रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी कोरोना का संक्रमण काल है और यही वजह है कि बहुत सीमित संख्या में ट्रेनें चल रही हैं। और रेल बजट जो आम बजट में ही रेल बजट होता है, वैसे में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से रेल बजट हो और आम आदमी को राहत हो। लेकिन रांची के लोगों की उम्मीदें जो हैं ये भी ज़रूर है कि कई नई ट्रेनों का परिचालन हो और ट्रेनों में जो है और सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि आम आदमी यही चाहता है कि उन्हें जहां गंतव्य स्थानों पे जाना हो तो बेहतर तरीके से जाएं, तमाम सुविधाएं मिले। लेकिन कोरोना का संक्रमण काल अभी भी चल ही रहा है और ये हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसे समय में बजट पेश करना फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन रांची और झारखंड के लोगों को उम्मीदें यही हैं कि कई क्षेत्रों के लिए नई ट्रेनों की जो मांग है वो लगातार उठती है। और वैसे में जो नया रेल बजट जो बजट आएगा आम बजट के साथ, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि नई ट्रेनें का जो परिचालन है, नई ट्रेनों की सुविधा रांची और झारखंड को भी जरूर मिले। बजट से जुड़ी तमाम बातें जिनसे आपका है सरोकार, जो जानना चाहते हैं आप, जारी रहेगी। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। अगर शिक्षा की बात करें तो कोविड के दौर में शिक्षा भी पूरी तरह चौपट हुई है। ऐसे में नई शिक्षा नीति पर हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए ये सवाल है कि आने वाले नए साल में जो नया बजट का साल होगा उसमें हमारी शिक्षा नीति कैसी रहेगी।
बजट को लेकर शिक्षा जगत क्या उम्मीद लगाए बैठा है? क्या सोचता है शिक्षा जगत? क्या कुछ होना चाहिए, खासकर जब कोविड का दौर चल रहा है? भले ही टीका आ गया और हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो पिछला एक साल रहा उसमें जो खोया पाया, उसके हिसाब से अब बजट से क्या उम्मीदें हैं? बात करेंगे विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती हैं, उनके कॉलेज की पूरी टीम है, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, क्या होना चाहिए शिक्षा जगत को उबारने के लिए, खासकर कोविड के बाद अब ये जो पहला बजट आ रहा है? जी, इस बजट पर सबकी नज़र होगी और हम लोग भी सोचते हैं कि कोविड जो एक साल से हम लोग जो जिस स्थिति से गुजरे हैं उससे उबरने के लिए बहुत सी आशाएं हैं जो शायद हमारी बजट से पूरी हो जाए। सबसे पहले तो मैं एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हूँ, तो इसलिए मैं कहूँगी कि इंटरनेट फैसिलिटी वो राइट हो जाए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स में इंटरनेट फैसिलिटी आनी चाहिए। जिस तरह शिक्षा का अधिकार है उस तरह इंटरनेट पाने का भी प्रत्येक छात्र छात्राओं को ये अधिकार मिल जाना चाहिए। यानी कि झारखंड को क्या उम्मीद करनी चाहिए इस बजट से, और कोविड के बाद जो ये अब बजट आ रहा है तो क्या कुछ होना चाहिए कि शिक्षा जगत इस उभरे इस दौर से जो इतनी दिक्कतें हुई? जो भी दिक्कतें हुई हैं उसके लिए गवर्नमेंट नया कदम उठाए, उसको जो भी कमियां हुई हैं, बच्चे को जो असुविधा हुई हैं, उनके एजुकेशन में जो कमी है उसको वो ठीक करे, उसको दुरुस्त करे, उसके लिए कुछ नई पॉलिसी लाएं। कोविड से उभरने के लिए शिक्षकों के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको क्या डिमांड्स चाहिए? अभी जैसे कि सिलेबस हम लोगों ने 60% कर दिया, पर उससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी शिक्षा के प्रति टीचर और स्टूडेंट्स का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या चेंजेस, वाईफाई कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स आसानी से कनेक्ट हो पाएँ टीचर से और अच्छा माध्यम बन सके, टीचिंग का एक माहौल बन सके। एक अलग बजट आए, बजट में एक जगह बने, अलग से बने, यही मेरे हिसाब से एजुकेशन को आगे इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट तो बहुत सारे ऐसे बजट या जो भी पेपर में हम लोग बहुत सारा सुनते हैं कि एजुकेशन पे ऐसे काम किया जा रहा, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जितने भी थियोरिटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए हमारे जो लैब बंद पड़े हैं या बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो होते हुए भी स्कूलों या कॉलेजेस में यूज़ नहीं हो रहे हैं, उस पर काम करनी चाहिए। इंटरनेट फैसिलिटीज़, जैसे अभी हम लोग गूगल मीट पे, वेबएक्स पे अपने स्टूडेंट का क्लास ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 100% स्टूडेंट उस क्लास को नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक 40% स्टूडेंट जिनके पास फ़ोन है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कोविड-19 में आपको पता है कि बहुत सारे काम भी बंद हो गए, तो इंटरनेट चार्जेस भी बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है वो सबके पास हो। कोविड ने शिक्षा जगत को ये दिखाया कि शिक्षा खाली बैठे नहीं रह सकता, उसे आगे बढ़ना ही है और उसने टेक्नोलॉजी की सहायता ली। इस टेक्नोलॉजी को ई एजुकेशन बनाने, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ई एजुकेशन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को और डेवलप करवाना होगा। वैसे जगहों में टेक्नोलॉजी पहुंचानी होगी जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि सेस लगे, कोविड सेस लग सकता है कम, लेकिन फिर भी ऐसा बजट हो जो कि इस तरह से काम करे, इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे यहाँ अभी डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन में और क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सारे सेक्टर्स बिगड़े हैं तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ा है, क्योंकि माँ बाप कहीं फीस नहीं दे पा रहे हैं, कहीं कुछ चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सर देखिए, एजुकेशन पॉलिसी हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि हम एजुकेशन को रोक नहीं सकते। ये एजुकेशन हो रहा है तो हम बहुत जगह ये कर सकते हैं कि जो चार्जेस हमारे हैं, इंटरनेट चार्जेस वगैरह, वो सब्सिडाइज्ड कर दें। जैसे गूगल, जैसे डाटा यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो जो डाटा यूज़ कर रहे हैं वो डाटा कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पे हो। इसीलिए मैंने कहा कि शायद कहीं पे सेस, कोविड सेस लगने की आवश्यकता भी है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि लोगों का पॉकेट इज़ नॉट अलाउइंग फॉर द सेस। स्टूडेंट से भी हम जानने की कोशिश करते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स है इस कोविड के दौर में, वो क्या एक्सपेक्ट करती, सरकार से क्या अपेक्षा है आप बच्चों को कि क्या होना चाहिए, शिक्षा जगत के लिए क्या होना चाहिए बजट? देखिए, बेसिक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है। बहुत के पेरेंट्स जो है, उनके भाई बहन जो उनको हेल्प करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो सबसे पहले उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए बताना है कि क्या कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि कार, 2 व्हीकल, उनका जो सेल है वो बढ़ गया,
तो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट जो है, मैन्युफैक्चर बढ़ गया क्योंकि हमने देखा था कोरोना से पहले हमने देखा था कि जो कार ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो ठप पड़े थे, ओवर स्टॉक हो गया था वो, तो वो जो ठप हो गए थे वो बढ़ गए हैं। तो इसीलिए उनको इन सब में और अपनी लागत लगानी चाहिए। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर, बजट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे मेन होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा छूट देनी चाहिए। एजुकेशन में क्या चाहें? एजुकेशन में डेटा सब्सिडाइज, क्योंकि 5G का ऑक्शन हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है वो, तो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि जो उद्योगपति रहेंगे वो अपना प्रॉफिट पहले देखेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट को थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लानी चाहिए कि प्रॉफिट देखे, बट इस हिसाब से कि हर बच्चा इंटरनेट अफोर्ड करे। कि जैसे हमें पर डे 2 GB या 1.5 GB मिल रहा है, वो हमारे 2 क्लासेस और नोट्स में ही ख़त्म हो जाता है, जबकि हमारे दिन में 3-4 क्लासेस हो रहे हैं। एजुकेशन एक ऐसा है जिसमें हम लोग का पेरेंट्स मतलब एजुकेशन मतलब जैसे ही हम लोग एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, बस वही आता है कि हम लोग का पेरेंट्स कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो हम बोलेंगे कि ये टैक्स में हम ज़्यादा ही ध्यान देंगे कि टैक्स में थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कौन कैसा कैटेगरी में आता है, उसको उस वजह से उसमें टैक्स लगाया जाए और उसी के हिसाब से ही हम लोग का एजुकेशन में ध्यान दिया जाए। यहाँ पे और कोई नहीं है, तो हम लोगों ने बात की। देखिए, मिला करके यही बात सामने आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, अब सब ये मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा, लैपटॉप, मोबाइल, डेटा, वाईफाई ये अब एक ज़रूरत बन चुके हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सरकार जो है उनको डेटा उपलब्ध कराए, सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध कराए, मुफ्त कराए, जैसे भी कराए, सबको मोबाइल उपलब्ध रहे, लैपटॉप उपलब्ध रहे, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अन्य सेक्टरों पर जो मार पड़ी है कोविड की, उसका सीधा असर शिक्षा पे पड़ता है। क्योंकि जिन लोगों की नौकरी गई है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में अब असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत को उबारना होगा इसी तरह से। अन्य तरीकों पर अगर अमल करें तो ये जो सुझाव है प्रोफेसर्स का, स्टूडेंट्स का, कि उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो एजुकेशन है, उसमें जितनी तरह की फैसिलिटी सरकार दे सके अपने बजट में, तो उनको रिवाइव करने का काम करें। कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा उद्योग हुआ था। कई उद्योग बंद हो गए थे तो कई मजदूरों की कमी के कारण ठप हो गए और सबसे ज्यादा असर देश के MSME सेक्टर पर हुआ। जी हां, MSME उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दो 2020 जो पूरी तरह से कहें तो कोविड के कारण, पूरे कोरोना का कारण सब तरफ बंद के कगार पे रहा। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का खजाना भी खाली हो गया है। केंद्र के समाज काफ़ी चुनौतियां हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बजट से इंडस्ट्रियलिस्ट को, खास करके इस धनबाद कोयलांचल के उद्यमियों को क्या चाहिए, किस तरह की अपेक्षा है इस कोविड के देखते हुए। सीधे जुड़ेंगे धनबाद के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्यमियों से। क्या अपेक्षा है जो सरकार अब 1 तारीख को बजट आने वाला है, क्या कुछ अपेक्षा है? इससे अपेक्षा मेरी ये है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिस तरह कोविड ने संभाला है वैसे अर्थव्यवस्था को 2021 को संभाल के अच्छी तरह चलाएं। आपको कुछ चाहिए, आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, आप अपने हित में कुछ बजट में देखना चाहते हैं? GST को रेट का कुछ कम करना चाहेंगे। GST का जो रेट है उससे कुछ कम करना चाहेंगे, परसेंटेज को कम करना चाहूँगा। GST का रेट जो है वो थोड़ा डाउन करना चाहिए। और सरल तो GST को तो बहाना जा रहा है, लोग बता रहे हैं जो सरल हो गई, ये सरकार का दावा है। और भी कुछ उसमें प्रॉब्लम कुछ है, उसको कुछ दिक्कत है इसमें, उसको कम करना चाहूँगा और कुछ सरल करने की ज़रूरत है। चलेंगे जरा इनसे भी जुड़ेंगे। क्या किस तरह की अपेक्षा है इस केंद्रीय बजट में? देखिए, बजट में अभी क्या हो रहा है कि सरकार को पहले ये सोचना चाहिए, सबसे पहले सरकार को सरकार चलाने के लिए तो फंड की ज़रूरत है, लेकिन व्यापारी लोगों को भी फंड की ज़रूरत है। सरकार को विशेष तौर पे ये ध्यान देना चाहिए कि टैक्सेशन को इस तरीके से थोड़ा निम्न स्तर पे लाएं कि व्यापारी अपने व्यापार का ग्रोथ और टर्नओवर बढ़ा सकें। हम लोग अगर अपना टर्नओवर बढ़ा सकेंगे तो टैक्स जाहिर सी बात है ज़्यादा दे पाएंगे। लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, टैक्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है कि हम लोगों को हर चीज़ का रेट अधिक पड़ जा रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट अधिक पड़ जा रहा है। तो हम लोग माल बेचेंगे तो बढ़ा के बेचेंगे तो मार्केट तो डूबेगा ही ना।
तो मार्केट को अगर सर्वाइव करना है फिर से, तो गवर्नमेंट को रेट को रिड्यूस करना चाहिए, जितने टैक्सेस है उनको रिड्यूस करना चाहिए, ताकि वो कॉस्ट कम हो और लोगों को भी कम, हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट कम दाम में मिले। बजट में और थोड़ा सा टैक्स का जो है स्लैब या उसमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, खास करके क्योंकि कोविड के कारण पूरा इंडस्ट्री, पूरे देश का चक्का जाम रहा, आर्थिक चक्का कहें तो पूरी से ठप है। सरकार के समक्ष भी बहुत चुनौतियाँ हैं। देखिए, अगर कोविड के समय अगर सबसे ज़्यादा कोई अफेक्टेड हुआ तो इंडस्ट्री हुआ, क्योंकि पूरे भारत को मालूम है कि लेबर सबसे पहले पलायन कर गए और इंडस्ट्री बंद हो गई। और इंडस्ट्री का एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है जिसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट है या बिजली बिल है या जो आपको इमरजेंसी आप मेंटेन करते हैं वो। और व्यापारी या उद्योगपति जो है बिना सेल के, जब सेल जीरो हो गया और इन सारी चीज़ों को भर रहा था, तो और पूरे भारत से मांग आई कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इसकी भरपाई होनी चाहिए, वो ब्याज के बैंक इंटरेस्ट हो या बिजली बिल में हो। लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया और लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और बात सिर्फ होती है कि जरूरतमंद लोगों की, निश्चित रूप से उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री सबका अन्नदाता है। किसान अगर अन्न देता है तो इंडस्ट्री जो सामान बाजार में हम खरीदते हैं उसका उत्पादन करता है। इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए फ्यूल के भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अमितेश जी, क्या चाहत, आप जीटा के महासचिव भी, इंडस्ट्री भी आप अपने चला रहे हैं, किस तरह की, क्योंकि कोविड के कारण बहुत तरह की चुनौतियां सरकार के समक्ष भी, उद्यमियों के समक्ष, अब जो बजट आ रहा है, क्या कुछ चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार को चाहिए कि जो बजट वो ला रहे हैं उसमें पूरे भारत के सभी जाति धर्म, सभी लोगों के लिए वैक्सीन निःशुल्क मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान हो। दूसरा, जब जीएसटी आया था तो रात 12 बजे एक नारा दिया गया था, 1 नेशन 1 टैक्स। आज राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने सुविधा अनुसार टैक्स लगाए जा रही है। जीएसटी इतना जटिल हो गया कि जो छोटे एमएसएमई उद्योग हैं वो बर्बाद हो गए। पहले तो नोटबंदी से बंद हुए, उसके बाद जीएसटी से बंद हुए। ये सरकार अगर अब भी सोचती है कि जो भारत का रीढ़ है, एमएसएमई उद्योग है, इसको बचाना है, तो सबसे पहले बगैर कोई वर्गीकृत किए हुए एमएसएमई उद्योगों को बैंक दर जो लोन का ब्याज होता है वो 7% निर्धारण करे और उनके टर्नओवर के अनुसार उनको पैकेज दे, जिससे कि वो फिर से वापस खड़ा हो सके। आज के माहौल में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित है तो एमएसएमई उद्योग है, क्योंकि उनको ना तो लोन मिल पा रहा है ना वो चला पा रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो किसी न किसी तरह से अपने आप को काम कर ले रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये बजट तो काफ़ी चुनौतियों वाला होगा केंद्र सरकार का, लेकिन उद्यमियों को खास करके विशेष ध्यान देने की जरूरत सरकार को है। जैसा कि उनकी डिमांड है, जीएसटी को सरलीकरण किया जाए, टैक्स में रियायत हो, और एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, अमितेश जी ने, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो विदेशी सामानों पे, आयरन और कोयले पे जो सरकार ने लगा रखा था, जो 2021 में ही समाप्त होने वाली है, उसको अगले 5 साल तक फिर से उसको जारी रखना होगा। तभी देश के उद्योग जो एक बार फिर से सर्वाइव कर पाएंगे और आगे कोविड के बाद तो जो अपना उन्नति का जो पथ है उसको पिछले 1 साल में हमारा घर, हमारा देश कई समस्याओं से जूझता आया है। हमने सभी समस्याओं का सामना भी डट कर किया। कई कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर जरूर आएगी, और इसी उम्मीद के साथ ये बजट अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करेगा और लोगों ने जो खोया है उसे वापस लाने में मदद जरूर करेगा। नमस्कार।